बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक हमारे पास चल रहा था एवरेजेस। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लगभग इस चैप्टर में हम समाप्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। मैंने क्या बताया आपको? एवरेजेस प्राइमरीली दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? मैथमेटिकल में कौन कौन से आएंगे? और पोजीशनल में कौन से आएंगे? मीडियन और जिसमें से हम ये मीडियन और मोड कर चुके हैं और एएम भी लगभग फिनिश हो चुका है। ठीक, ये बताइए बेटा, ये पढ़ाया था मैंने आपको। पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। ये बताओ बेटा, क्या लिखा हुआ है? ये सम। किसका सम? यहां लिखा हुआ है सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम एएम इज। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से एक ये पहले पढ़ाया था कभी। क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ना। पढ़ो बेटा ऐसे। सम किसका? डेविएशंस का। लेकिन डेविएशन कौन सी? साइन इग्नोर करने के बाद डेविएशन निकालेंगे अगर किसका? आइटम वैल्यूज का। किससे? तो वो कितना आएगा? वुड बी मिनिमम। आई होप बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बोलो बेटा। ये मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये तो याद रह जाएगा, लेकिन पूछेगा वो ये सब करके, इस टर्म में पूछेगा आपसे। ठीक, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। फिर सुनिए एक और। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। आपको पढ़ना आ गया है, मैंने पढ़ना सिखा दिया है। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सम। किसका सम? सम स्क्वायर्स का। अच्छा, और स्क्वायर किसका? स्क्वायर डेविएशन का। अच्छा, डेविएशन डिफरेंस किसका? आइटम वैल्यूज का। किससे? फ्रॉम एएम। वुड बी मिनिमम। ये आज की क्लास शुरू हो गई है। ठीक, वुड बी मिनिमम। फिर सुनिए एक बार, क्या बोला मैंने ये बोला है आपसे कि सम ऑफ किसका? सम स्क्वायर्स का। सम ऑफ स्क्वायर्स। और स्क्वायर किसका? स्क्वायर ऑफ डेविएशन। डेविएशन किसके? ऑफ आइटम वैल्यूज। किससे? फ्रॉम एएम इज मिनिमम। बेटा ये पूरी लाइन पढ़ पा रहे हो? बोलो बेटा। सम, वो यही पूछेगा आपसे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम डैश इज मिनिमम। एएम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड। क्या जवाब दोगे? एएम। पढ़ो जरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यही सब पूछना है उसने एग्जाम में। एएम पर आइए बेटा, पेज नंबर 5। थर्ड पॉइंट छोड़कर आए थे ऊपर से हम एक। अब पढ़ो, समझ में आएगा। सम ऑफ स्क्वायर। किसका स्क्वायर? डेविएशन का। डेविएशन किसका? आइटम वैल्यूज। किससे? एएम से। इज मिनिमम। दैट इज सिग्मा। दैट इज x माइनस
एक्स बार का स्क्वायर विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। बेटा क्लियर है? आगे आओ, अगले पर आइए। 7th पॉइंट, व्हेन द क्लास, ये देखो पहले समझ लो, पहले क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 50, 50, 60, 2, 7, 8, 5, 4। मीन निकालना है आपको, मीन निकालना है। अच्छा याद करना मुझे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? यही फॉर्मूला था कि नहीं था? x का मतलब क्या था? मिड पॉइंट। निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक विचित्र बात है, जानते हो क्या? ऑल द क्लासेस आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। इसका इंटरवल कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? 10। आप मीन नहीं निकाल सकते। पहले फॉर कैलकुलेटिंग मीन द क्लास इंटरवल शुड बी ऑफ द सेम साइज। तो आसान है, क्या ही दिक्कत है? लो, क्या ये दो क्लासेस में डिवाइड ना कर पाओगे? ये लो जी, प्रॉब्लम है किसमें? हम ये अज्यूम करेंगे दैट द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई पूरी क्लास में इक्वली फैली हुई है, तो 20 से 30 में भी उतनी और 30 से 40 में भी उतनी। अगर ये होता यहां पर 7, अब क्या करते? एक में 4, एक में 3 कर लो। 3.5, 3.5 मत लिख देना। फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शंस। बोलो बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, पॉइंट में कैसे हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे। बेटा बढ़ू आगे, पढ़ो पॉइंट। अब पढ़िए पॉइंट। व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, frequencies should be adjusted to make the class interval equal on the assumption that they are equally distributed throughout the class। बेटा क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल देखो, वहां पर 0 से 10 ठीक है, 10 से 30 को नीचे देखो तोड़ कर क्या लिखा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी क्या थी? 60, उसे तोड़कर क्या लिख दिया? 30 और 30। सुनो, मैंने ये बताया आपको मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशनल एवरेज। कुछ ऐसा है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पूरे चैप्टर पर अप्लाई होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक एवरेज पर अप्लाई होंगी। जैसे, आओ रिवाइज करते, मोड में बताओ खास बात क्या थी? एक से अधिक वैल्यू हो सकती है, ग्राफिकली निकालना है हिस्टोग्राम से निकालो। मीडियन की खास बात क्या थी? डेटा नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ओपन एंड क्लासिफिकेशन में काम आएगा, एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क ना पड़ेगा, कॉर्नर वैल्यू से फर्क ना पड़ेगा। बोलो बेटा। एम की खास बात क्या थी? मोस्ट कॉमनली यूज्ड। बोलो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है। ऐसी क्या चीज है जो मैथमेटिकल एवरेज में देखने को मिलेगी, पोजीशनल एवरेज में देखने को नहीं मिलेगी? बता रखा है। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड मीन। यहां पर मैंने आपको मीन निकालना सिखाया, मैंने आपको कंबाइंड मीन निकालना भी सिखाया। यहां पर मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन सिखाऊंगा, मैं आपको कल को कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी सिखाऊंगा, मैं आपको हार्मोनिक मीन बताऊंगा और कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी सिखाऊंगा। जबकि पोजीशनल एवरेज में कंबाइंड एवरेज का यानी कंबाइंड मोड
और कंबाइंड मीडियन का बोलो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। याद रहेगी बात? बोलो बेटा। वो अलग बात है, कंबाइंड मीन निकालना मैंने सीख लिया था। फॉर्मूला क्या था? n1 x1 बार प्लस n1। बेटा यही फॉर्मूला था कि नहीं था? बेटा हाँ बोलो। चलो अब एक और बात, एक और कॉन्सेप्ट है विच इज एसोसिएटेड विद मैथमेटिकल एवरेज। कौन सा? सुनिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड वेटेड एवरेज। क्या है ये? क्या है ये क्या था? एम। ये क्या है? और ये क्या है? वेटेड एम। क्या कॉन्सेप्ट है बता रहा हूं अभी। वेटेड एम। सिमिलरली कल को एक चीज सीखेंगे, क्या है ये? और ये क्या है? वेटेड एचएम, वेटेड हार्मोनिक मीन। यहां पर दोबारा से वेटेड मोड और वेटेड मीडियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विल अप्लाइज ओनली टू मैथमेटिकल एवरेज एंड विल नॉट अप्लाई टू पोजीशन। याद रहेगी बात? बोलो बेटा। अब बात आती है वेटेड एवरेज होता क्या है। सुनिए, एवरेज यानी एएम की बात कर रहे हैं। बेटा ये सैलरी दी हुई है हमारे को, सैलरी दी हुई है 10,000। किसकी है ये? या 1 लाख। ये प्रिंसिपल की सैलरी है, वाइस प्रिंसिपल की सैलरी 70,000, सीनियर लेक्चरर की सैलरी 50,000 और पियोन की सैलरी 10,000 मान लेते हैं। मैंने आपसे कहा फाइंड आउट द एवरेज सैलरी पेड टू स्टाफ इन द कॉलेज। एवरेज सैलरी कितनी? तो जरा बताना फटाफट से, एवरेज सैलरी कितनी बताओगे? 180, 2 लाख। सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज। 2,30,000 डिवाइड बाय 4, हाउ मच? 57। इसकी हिंदी करो, मतलब क्या है इसका? ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉई को 57,500 दे रहे हैं। यही मतलब है कि नहीं है इसका? इसका मतलब तो यही है, लेकिन इट विल नॉट गिव एनी ट्रू पिक्चर। कोई सेंस बैठ रही है इस बात की? मैं अपने कॉलेज में हर व्यक्ति को ऑन एन एवरेज 57,500 दे रहा हूं, कोई सेंस ही नहीं है इसकी। वो क्यों नहीं हो रहा ऐसा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये सारे जो आइटम्स हैं इन सब की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। आप 5 प्रिंसिपल होते, उनकी एवरेज निकालना जस्टिफाइड है। 10 पियोन होते, उन 10 का एवरेज कर लो, क्योंकि एक ही कैटेगरी के एक ही इंपॉर्टेंस के आइटम हैं। लेकिन जब एक से अधिक इंपॉर्टेंस के आइटम्स हैं तो ऐसे में द सिंपल एवरेज इज नॉट अप्रोप्रिएट। ऐसे में ये सिंपल एवरेज अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। तो क्या करें? ऐसे में इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कैलकुलेट द वेटेड एएम। अब ये कैसे आएगा? लेट्स से ये आइटम वैल्यूज हैं, सिंपल बना रहा हूं मैं क्वेश्चन। $20, $25, $10, $15 और $30। एग्जाम्पल, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। मुझे इनको क्या देना है? वेट असाइन करना है। ठीक, अब वेट क्या क्या है इनका? 2 तरीके हो सकते हैं वेट देने के।
जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसे सबसे ज्यादा वेट दे दो, और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे सबसे कम वेट दे दो, या इसका ऑपोजिट। जैसे मैंने क्या किया, मान लेते हैं इसे वेट दे दिया 1, सबसे छोटी वैल्यू को सबसे कम वेट, यहां क्या हो जाएगा 3 4। कोई रूल नहीं है वेट देने का। अगर कभी वेटेड एवरेज निकलवाएगा आपसे तो वेट बताएगा। मैंने तो सिर्फ एक तरीका बताया है वेट कैसे दे सकते हो। क्या लिखा मैंने जरा बताना, ये स्मॉलर वेट टू स्मॉलर आइटम वैल्यू एंड लार्जर वेट टू। समझ में आ रहा है कि इसकी नहीं आ रहा, बोलो बेटा। या एक तरीका और हो सकता है, क्या आइटम वैल्यू यही लिख रहा हूं 20 35 40 45 50। बेटा बताना ये केस कौन सा हो गया, अरे बोलो ना। स्मॉलर वेट टू हायर आइटम वैल्यू एंड लार्जर वेट टू स्मॉलर आइटम वैल्यू, यही तो हुआ। या एक केस और हो सकता है, क्या लिखा है जरा बताना। इक्वल वेट टू ऑल आइटम वैल्यूज। हाँ बोलो बेटा। या ये भी सब सॉल्व कराऊंगा मैं आपसे। 20 35 40 45 50। और क्या किया मैंने, ये लो जी, वेट ही नहीं है इस बार, वेट ही नहीं है। When no weight is assigned, इसको क्या कहते थे हम, सिंपल AM। ठीक है, बोलो बेटा। अच्छा जरा पहले सिंपल AM निकलवाओ मुझसे, क्या आएगा, सॉल्व करो फटाफट से इसे। बोलो बेटा। 190 डिवाइड बाय 5 30। मुझे इनमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है अभी। सिंपल AM क्या आया 38। अब बात आती है वेटेड AM निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में था। बेटा क्या फॉर्मूला था डिस्क्रीट सीरीज में, रिप्लेस F बाय W, दैट्स इट। करो सॉल्व। 100 टोटल बताओ कितना, डिवाइड बाय 25 कितना आंसर आ रहा है। हाँ गलत करा है, गलत करा है। कितना आंसर आ रहा है, टोटल बताओ ना इसका कितना पहले। ये 9। बेटा बताओ क्या समझ में आया यहां तक, क्या समझ में आया अभी तक आपको। If the equal weights are assigned to all item values, then weighted AM is equal to simple AM। बेटा याद रहेगी, अगर सबको एक जैसा वेट दे दोगे तो भाई वेटेड का मतलब भी कहाँ बचा, फिर तो वो सिंपल ही तो हो गया, सबको एक जैसा ही तो मान रहे हो, तो लॉजिकल है बात। अब ये बताओ जरा, अभी लिखवाऊंगा सारी चीजें, ये बताना बेटा इसमें फटाफट से। वेटेड AM निकाल के मदद करो मेरी। 20 70 120 100 और ये टोटल बताओ। 640
10-15। हाउ मच? 42.6। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? चलो अभी करते हैं बात। ये बताओ ये कितना आ रहा है? ये और मदद करो, कितना आ रहा है एक बार? 100। टोटल बताइए। वेटेड एएम कितना आएगा? हाँ जी 30। लो जी देखो, ये समझ में आती है सारी बातें? अब पढ़ो मेरे साथ, क्या बोल रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल एएम एंड वेटेड एएम। बेटा पेज नंबर 5 पर अंत में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? चार्ट बना हुआ, पढ़िए। इफ इक्वल वेट्स आर असाइंड, किसकी बात कर रहे हैं? केस सी की बात कर रहे हैं, बोलो बेटा। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? सिंपल एएम इज इक्वल टू वेटेड एएम, बोलो बेटा। अच्छा अगला पढ़ो। इफ स्मॉलर वेट टू हायर आइटम्स एंड ग्रेटर वेट टू लोअर आइटम, कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं? बोलो, इसकी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये हो गया केस बी, ये हो गया केस सी, और इसको नाम दे रहा हूं मैं, तो इसकी बात कर रहे हैं बेटा। जरा कंपेयर करना इसको इसके साथ, क्या कहना चाहोगे? वेटेड एएम इज लेस देन सिंपल एएम, पढ़ो वही लिखा हुआ है। वेटेड एएम इज लेस देन सिंपल एएम इज मोर देन वेटेड एएम, बोलो बेटा। और तीसरा देखना, इफ ग्रेटर वेट टू हायर वैल्यूज, स्मॉलर वेट टू, तो क्या हो जाएगा ऐसे में? सिंपल एएम कम हो जाएगा एज कंपेयर्ड टू वेटेड एएम। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक काम करेंगे, केस ए बी सी डी चारों ऑपोजिट साइड में नोट करें, उस पर लिखिए पहले वाले पर ब्रैकेट में रेफर केस सी। पहले वाले में जो टेबल बना हुआ है यहां पर, पहले में लिखो रेफर केस सी, फिर लिखो रेफर केस बी, और फिर लिखो रेफर केस ए। और अब ये चारों केस यहां पर नोट कर लो। खत्म, एएम की चर्चा खत्म हमारी। एएम की चर्चा फिनिश करो जी। Relationship between simple AM and weighted AM.
बेटा नोट कर लिया सबने? जल्दी करो फटाफट से बेटा। नेक्स्ट एवरेज शुरू करेंगे इसके बाद। सिंपल सिंपल है, चैप्टर समाप्ति की ओर ही है। चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश नाउ। ये एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ये सिर्फ उस एक चार्ट को डिटेल में समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, जिससे आपको याद रह जाए। और अगर भूल भी जाओ तो एग्जाम में इस तरीके से चेक कर सकते हो अपने आप भी कि रिलेशनशिप क्या है उसमें। सिर्फ इस उद्देश्य से क्वेश्चन कराया मैंने ये एग्जाम्पल। करो बेटा फटाफट से नोट। बेटा हटा दें इसे, कोई कर रहा है नोट इसे अभी? चलो, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट एवरेज एंड दैट इज हार्मोनिक मीन। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हार्मोनिक मीन सुनिए, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल। अच्छा, ये रेसिप्रोकल समझ में आता है क्या? क्या होता है? न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स, तो बोल रहा हार्मोनिक मीन अगर निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो। इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल किसका? एम का। एम निकालना आता है कि नहीं आता? और एम किसका? रेसिप्रोकल ऑफ एम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आइटम वैल्यूज। सुनो ध्यान से, कुछ खास समझ में आया नहीं मुझे अभी ये, लेकिन वो पूछ चुका है इसके ऊपर, इसलिए डेफिनेशन पर मैं फोकस करा रहा हूं। सुनो एक एक करके, आप ही बताओगे। देखो अभी फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आइटम वैल्यूज, एक्स की बात कर रहे हैं? बोलो बेटा हाँ। अच्छा, आइटम वैल्यूज का जरा रेसिप्रोकल निकलवाना। 2, 3, 5 और 9। बेटा इसका रेसिप्रोकल ये होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो बेटा। ये क्या है, पढ़ के बताओ। ये क्या लिखा हुआ है बताओ फटाफट से। ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ आइटम वैल्यूज। अच्छा, इसका क्या करूं फिर मैं? इसका जरा एम निकलवाओ। क्या किसी सीरीज का एम निकालना आपको आता है? करवाओ जरा। क्या होगा इसका एम? इसका एम बताओ ना। सिग्मा 1/x अपॉन n होगा कि नहीं होगा? भाई इसका टोटल लगाओ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज। बताओ इसका नाम क्या है? अभी ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है एम। किसका एम? रेसिप्रोकल ऑफ आइटम वैल्यूज का। क्या यहां तक क्रैक कर लिया क्वेश्चन आपने? एम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, और जब इसका दोबारा रेसिप्रोकल निकालोगे, करवाना इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? n अपॉन 1/x। यही होगा कि नहीं होगा?
अच्छा, इसका रेसिप्रोकल भी निकाल लिया हमने। बस बेटा बस, यही तो है हार्मोनिक मीन। फॉर्मूला तो आसान है, n अपॉन सिग्मा 1/x। लेकिन अगर मैं ये पढ़ने को बोलूं तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज, क्या है? हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? am का। और am किसका? रेसिप्रोकल ऑफ आइटम वैल्यूज का। तो आइटम वैल्यूज का रेसिप्रोकल करो, उसका am निकालो, उसका फिर रेसिप्रोकल कर दो, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट hm। देखना hm कैसे आएगा? रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? am का। am किसका? रेसिप्रोकल ऑफ, क्या बेटा ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ आइटम वैल्यूज, इसका am निकालो, जब ये सॉल्व हो जाए तो इसका फिर रेसिप्रोकल निकाल देना, यू विल गेट द hm। इसको नोट कर लो वहीं पर, डेफिनेशन को लिखा है मैंने पेज 11 पर। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? ऑफ द am ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। उसी के आगे ये लिख लो साइड में या कहीं भी तोड़कर डेफिनेशन को। वो कोई भी एक वर्ड गायब कर देगा बीच में से, फिल इन द ब्लैंक्स में, और बोलेगा बताओ क्या आएगा इसमें। पढ़िए, कॉम्प्यूटेशन कैसे करेंगे अब? इंडिविजुअल सीरीज में n अपॉन सिग्मा 1/x। बेटा हाँ बोलो। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? सिग्मा f, n की जगह f आ जाएगा, सिग्मा f अपॉन सिग्मा f 1/x। कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताई थी मैंने आपको, हार्मोनिक मीन कौन सा एवरेज है? ये मैथमेटिकल एवरेज है, बोलो बेटा। तो इसमें हार्मोनिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला है? बेटा भूल गया बताना, क्या फॉर्मूला बताया? n अपॉन सिग्मा। अच्छा, डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यूस में क्या फॉर्मूला बताया? सिग्मा f अपॉन, ये भी ठीक है यहां तक? ये तो बात थी किसकी? ये तो हार्मोनिक मीन की बात थी, सिंपल हार्मोनिक मीन। लेकिन क्योंकि ये मैथमेटिकल एवरेज है, इसमें दो कॉन्सेप्ट और चलेंगे। कौन कौन से? एक तो हम सीखेंगे, कौन सा? एक तो हम सीखेंगे यहां पर कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी, और एक सीखना होगा। अच्छा, ये तो बड़ा ही इजी है, मैंने क्या बताया था? यही फॉर्मूला सेम चिपक जाएगा यहां पर, बस क्या फर्क आएगा? हार्मोनिक मीन वेटेड निकालना है अगर, तो रिप्लेस f बाय w। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? ये तो हो गई बात। अब बात आई हाउ टू फाइंड आउट द कंबाइंड hm। ये भी देख लो, कंबाइंड hm निकालना है। वही सेम एग्जांपल, दो सीरीज हैं, दोनों में नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज दे दिए, दोनों का अलग अलग हार्मोनिक मीन। h1 का मतलब क्या है? हार्मोनिक मीन ऑफ सीरीज 1
हार्मोनिक मीन ऑफ सीरीज. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट कंबाइंड हार्मोनिक मीन. कैसे निकालेंगे? n1 प्लस n2. एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. पढ़िए. पॉइंट नंबर 1 देखो. इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के, देन HM इज ऑल्सो के. नई बात है ना बेटा? लिखो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये खास बात है क्या? जिस दिन चैप्टर शुरू किया तब से लगातार पढ़ते आ रहे हैं ऐसे. थर्ड पॉइंट पढ़िए सेकंड बाद में. HM कैन नॉट बी कॉम्प्यूटेड इफ एनी ऑफ द आइटम वैल्यूज इज. क्यों? क्यों? अगर कोई भी आइटम वैल्यू यहां पर 0 हो गई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? और ये क्या है? नॉट डिफाइंड. तो क्या आप HM निकाल पाएंगे? लिखो इस पॉइंट के बाहर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. जब बाहर लिखना होता है बेटा यहां लिखा करो. ठीक है? ये दूर समझ में आता है. यहां लिखोगे आगे पढ़ने में नहीं आएगा. रिवीजन करते वक्त जो यहां लिखा होगा कॉलम में वो दूर से पढ़ने में आएगा. आगे आइए. कंबाइंड HM का फॉर्मूला n1 प्लस n2 अपॉन h1, n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन, और सिमिलरली वेटेड HM का फॉर्मूला भी. क्लियर है बेटा बात? ये बताना जरा. ये देखो. बिटवीन AM, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर सेम. बताओ जी. सारी आइटम वैल्यूज सेम हैं तो जो AM होगा वही GM होगा. कोई नई बात बताई है क्या? इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर सेम से K, सारे अगर K हैं तो AM भी K आएगा, HM भी K आएगा, GM भी K आएगा. बेटा ठीक बोल रहा हूं मैं? लेकिन इफ all item values are not same या distinct. बेटा ये वर्ड समझ में आता है क्या? उसने यही यूज किया था. If all item values are distinct. distinct का मतलब क्या होता है? अलग अलग, सेम नहीं है. तो अब क्या रिलेशनशिप रहेगी? दो बातें हैं. पहला, AM हमेशा सबसे बड़ा होगा और HM हमेशा सबसे छोटा होगा. एग्जाम में आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन. और दूसरा, अंडर रूट ऑफ AM इंटू. पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां लिखा है रिलेशनशिप अमंग एवरेजेस. लिखो उसके बाहर इंपॉर्टेंट. एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर. क्या? इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर आइडेंटिकल, ऑब्लिक सेम, ऑब्लिक इक्वल. लिखो ऑल आइटम वैल्यूज आर सेम, इक्वल, आइडेंटिकल, कुछ भी कह दो तो तीनों सेम आएंगे. इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर नॉट आइडेंटिकल, लिखो ऑब्लिक नॉट सेम, ऑब्लिक डिस्टिंक्ट, कुछ भी आ सकता है. उसने वर्ड एग्जाम में डिस्टिंक्ट यूज किया था. तो अब क्या होगा? GM इज इक्वल टू AM इंटू HM का. अच्छा, इन तीनों में से कोई दो दूं तो तीसरा निकाल लोगे. अब दूसरा पॉइंट ये लिखो, लिखा हुआ नहीं है कि AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM. वही लिख लो इसके साथ ही. ऐसे में दो रिलेशनशिप लगेंगी, दो रिलेशनशिप लगेंगी.
ये बताना जरा। क्या लिखा है नहीं ये कंप्लीट सेट लिख दिया, यही तो होगा। बोलो बेटा, क्या इससे बाहर कुछ है? हाँ, इसको तोड़ सकते हैं दो पार्ट्स में। क्या? इफ ऑल आइटम्स आर इक्वल, तो तोड़कर क्या लिख दूं? ये इक्वल वाला पार्ट यहां आ जाएगा, लेकिन इफ ऑल आइटम्स आर डिस्टिंक्ट, तो अब कौन सा उठ के आ जाएगा? बोलो बेटा, उसने पता है क्या किया एग्जाम में? जी, तो यहां पर अगर हम बात करें, उसने एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया? उसने एग्जाम में क्वेश्चन दिया, इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM, HM? उसने ये भी लिख दिया था, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। ये तो बच्चों ने कर दिया बाहर अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात? अगर डिस्टिंक्ट है तो ये वाला नहीं लगेगा। आपको फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ये तो कंप्लीट सेट है कि भाई इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। हाँ, इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा, और इक्वल नहीं हुए तो ये हो जाएगा। आई होप ठीक है बात? बेटा बोलो। चलो, याद रहेगी ना ये? पीछे क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, और एक लास्ट बात, एक पॉइंट और है वहां पर, व्हाइल डीलिंग विद रेट्स। अच्छा बताइए, मीडियन कब निकालना सूटेबल होगा? क्वालिटेटिव डेटा हो, क्वांटिटेटिव हो तो AM इज मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर आपको रेट्स का एवरेज निकालना हो, रेट्स क्या होते हैं जी? ये व्हेन वन वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जैसे ₹5 पर kg, ये रेट है। ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर, क्या ये रेट है? एक वेरिएबल दूसरे की। बेटा ठीक है, पढ़ो, वही लिखा हुआ है। वाइल डीलिंग विद रेट्स, इसके बाहर लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल डीलिंग विद रेट्स, HM इज टू बी कैलकुलेटेड। सुनो सुनो, बोल रहे मेरठ से दिल्ली गए, पचास की स्पीड से, और दिल्ली से वापस मेरठ आए 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। वो पूछ रहा है मेरे से, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी? तो एवरेज निकालना है, क्या ही दिक्कत है? डिवाइड बाय 2, 45। ये करते अगर मुझे ये प्रॉपर्टी ना पता होती। उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया कि कौन सा एवरेज निकालना है। आई नीड टू टेक अ कॉल, मुझे खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। भैया रेट्स का एवरेज निकालना है तो एप्रोप्रिएट एवरेज कौन सा होगा? HM। और HM निकलता कैसे है फिर? ये आएगा 2/1/50 + 1/40।
बेटा यही तो होगा। 1/x निकालोगे, इसका सम निकालोगे, 2 डिवाइड बाय कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। बोलेगा एवरेज स्पीड, आप a + b डिवाइड बाय 2 करके आंसर निकाल दिया करोगे। और मजेदार बात ये, वो ऑप्शन में भी मिल जाएगा आपको, गुमराह करने के लिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, द राइट एवरेज टू बी कॉम्प्यूटेड इज द HM। पढ़िए क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर कर लेंगे सारे आप। 30, 31, 32, 33 ये चारों क्वेश्चन अब आप करके लाइएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन बचा हुआ है। लेकिन जो पीछे क्वेश्चंस हैं, पता है ना पीछे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है पीछे, वो अब आप इस चैप्टर का शुरू कर दीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप ये बड़े क्वेश्चन मत करो, चाहे चल जाएगा, प्रॉपर्टीज पढ़ लो और सारे क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको थॉरली करने हैं। अगले हफ्ते इसका टेस्ट रखेंगे फिर। ठीक, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टेस्ट तैयार करो, BRS का इस वीक में खत्म हो जाएगा। इन्वेंट्री तैयार करो और साथ में एवरेजेस के टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दो। नेक्स्ट वीक में अब 2 टेस्ट रहेंगे, एवरेजेस का भी होगा और साथ में इन्वेंट्री का भी होगा। अगले हफ्ते नंबर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। समझ में आ रहा है? कमिंग वीक में इन्वेंट्री और एवरेज हो जाएगा खत्म। इन्वेंट्री के 3 टेस्ट दूंगा, 3 या 4 हैं, और एवरेज के भी 4 हैं। तो नेक्स्ट वीक में दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट वीक में इस हफ्ते के अंत तक आते आते रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। पूरा 1 हफ्ता रेक्टिफिकेशन की प्रैक्टिस करिए, अगले हफ्ते रेक्टिफिकेशन का टेस्ट। बेटा समझ में आ रहा है आपको? रेक्टिफिकेशन। चलिए ठीक है, आज की क्लास खत्म हो गई, यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।